इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरतू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बात करेंगे दुनिया भर में खुल रहे जंग के अखाड़ों को लेकर। किस तरीके से तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है, इसको लेकर के आज हमारा पूरा बुलेटिन रहने वाला है, जिसमें हम आज आपको दिखाएंगे दुनिया भर के ये तमाम तनावपूर्ण वॉर फ्रंट्स। दुनिया भर में इन दिनों तनाव बढ़ा हुआ है। तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। वजह है ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन। ईरान में हिंसा का कहर थम नहीं रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरीके से सील कर दिया है, लॉक कर दिया है। इसका असर अब भारत समेत कई देशों की उड़ानों पर साफ नजर आ रहा है। कई फ्लाइट्स की जानकारी मिल रही है कि उनके रूट बदल दिए गए हैं, तो कई रद्द तक कर दिए गए। इधर देश के भीतर आगजनी और हिंसा में अब तक 3000 से ज्यादा जो लोग हैं उनकी जान जा चुकी है। और खास तौर पर इसमें चिंता वो प्रदर्शनकारी बन रहे हैं जिनकी मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा है। हिंसा का साया अब हवाई उड़ानों तक पहुंच गया है। हवाई क्षेत्र बंद है, फ्लाइट्स प्रभावित है और जमीन पर हालात बेकाबू है, आउट ऑफ कंट्रोल है। स्थिति बता रही है कि मध्य पूर्व एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिका ने इन इलाकों को इस कदर परेशान किया है, इस कदर प्रभावित किया है कि यहां पर जो आग है प्रदर्शनकारियों के इस वक्त चेहरे पर, उनके रुआब में, उनके पूरी तरीके से जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है उसमें देखने को मिल रही है। अमेरिका ने इलाके में मौजूद अपने कुछ सैन्य ठिकानों से स्टाफ को हटाना शुरू भी कर दिया है। ईरान साफ कह चुका है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो आसपास के देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे निशाने पर होंगे। उन पर टारगेट अमेरिका ने लॉक कर दिया है। और इस बीच यूरोपीय जो अधिकारी है वो दावा कर रहे हैं, इसको लेकर के भी अब हलचल बढ़ गई है। वो कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे बेहद अहम हो सकते हैं, ईरान के नजरिए से क्रूशल हो सकते हैं। इजराइल के सूत्रों का कहना है कि ट्रंप हस्तक्षेप का मन बना चुके हैं। ट्रंप इसमें इंटरवीन करेंगे ही करेंगे, लेकिन कब और कैसे इसको लेकर के अभी भी सस्पेंस पूरी तरीके से बना हुआ है। इतना ही नहीं, इस वैश्विक टेंशन, इस वर्ल्ड वॉर के तस्वीर को देखेंगे और इसके साथ साथ विश्व युद्ध के जो तमाम इस वक्त स्थितियां बन रही है, क्या ईरान के रास्ते वो रास्ता निकलेगा वर्ल्ड वॉर 3 का, जिसमें महाशक्तियों का टकराव होना तय है। और इस युद्ध के तनाव के बीच फंसा है कंगालिस्तान पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जो खुद को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहता है, लेकिन इन दिनों ट्रंप की चमचागिरी करते करते वो खुद ही फंस गया है, खुद फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की सरकार और सेना प्रमुख जो है, इनके फील्ड मार्शल जो है मुनीर, अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। इधर अमेरिका का साथ देने गया तो ईरान पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, और ईरान का साथ अगर देने गया तो मुनीर और शहबाज को ट्रंप नहीं छोड़ेंगे। अब जाए तो जाए कहां, आगे कुआं पीछे खाई। पाकिस्तान की स्थिति जो है, एक तरफ हुक्का पानी बंद होगा तो दूसरी तरफ मुंह की खानी पड़ेगी। साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी उसे कंगाल बनाने का काम ये दोनों ही करेंगे। दूसरा ये कि अमेरिका का साथ देने पर पाकिस्तान की जनता को भी नाराज करने जैसा माना जा रहा है। पाकिस्तान में गृहयुद्ध की स्थिति को भी गंभीर माना जा रहा है। पहले से ही देश के अंदर जो हालात है वो जर्जर है। वो आर्थिकी को लेकर की जो तस्वीर सामने आती है, जब पाकिस्तान का जितनी दफा जिक्र होता है, कंगाल पाकिस्तान कहा जाता है। अब पाकिस्तान को जला सकती है ये स्थिति, यानी पूरी तरीके से वर्ल्ड वॉर की स्थिति में पाकिस्तान अटका हुआ है, अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा है। अब उसकी स्थिति चुपचाप बैठने की हो चुकी है। सवाल बड़ा है कि क्या मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है, और इसमें पाकिस्तान की तस्वीर कैसे होगी और पाकिस्तान को लेकर के हलचल कैसी होगी। चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। ईरान में हिंसा की आग अब इस वक्त कैसी नजर आ रही है। ईरान में तस्वीर कुछ इस कदर है कि हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को अपने काबू में कर लिया है। सड़कों में एक के बाद एक नारे जो लगाए जा रहे हैं, नारे और तकरीरें जो उनकी सड़कों से खामेनेई के विरोध में उठाई जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े चिंता का विषय है। कई राज्यों में आगजनी की खबरें हैं।
इसके साथ साथ आपको जानकारी दे दें, ईरान में हिंसा की आग इस कदर बरपी है कि हिंसक प्रदर्शन में ईरान सरकार का सबसे सख्त रुख माना जा रहा है। इसमें यह कहा जा रहा है कि खामेनेई अब पलटवार करने के लिए भी तैयार है। ईरान में अब तक 3000 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा सामने आया है, और यह मौत जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रदर्शनकारियों की मौत का आंकड़ा। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये नंबर्स कम नहीं हो रहे, नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी कई जगहों पर विरोध कर रहे हैं, कई जगहों पर स्थिति जो है इसी तरीके से बनी हुई है। अब चलिए इसी को लेकर करेंगे बड़ी चर्चा कि ईरान में जो वॉर फ्रंट खुल रहा है, इसके जरिए अब पूरी दुनिया पर कैसा असर पड़ने वाला है, और क्या ईरान के रास्ते से पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर जा खड़ी होगी। पाकिस्तान किसके साथ स्टैंड रखेगा, ईरान के साथ, अमेरिका के साथ, चीन के साथ, या अपना एक अलग स्टैंड, जो कि आज तक देखने को नहीं मिला है। अब करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट होंगे कर्नल कुणाल भट्टाचार्य, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, रिटायर्ड भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। मलिका पांडे जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। पहला सवाल मेरा मलिका जी आज आप ही से रहेगा। हम देखते हैं जब भी विदेश मामलों का जिक्र आता है तो तमाम वर्ल्ड वॉर्स को लेकर के हम जब भी बात रखते हैं, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी साबित होती है इन सभी के बीच में। इन सब का बेसिस एक होता है। और अब वर्ल्ड वॉर 3 को हम अगर एनालाइज करें, अगर वर्ल्ड वॉर 3 आने वाले दिनों में होती है तो ये तेल के नजरिए से होगी, पावर के नजरिए से होगी, यानी कि तेल का खेल वर्ल्ड वॉर 3 लाएगा, या फिर सत्ता की भूख और सुप्रीमेसी की भूख। रितु जी, एकदम आपने इसमें सही टर्म यूज किया है। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो आपने तेल का खेल किया है रितु जी, कुछ दिनों से अगर आप कंटिन्यूअसली देखें हम, तो तेल का खेल ही चल रहा है। और वर्ल्ड वॉर 3 चाहे अगर हमें फुल ब्लोन उसमें नहीं, बट ये देखिए कि सिमरिंग वर्ल्ड वॉर 3 तो चल ही रही है। अमेरिका का वेनेजुला में अटैक, वो तेल का खेल। अमेरिका का पहले जो अटैक हुए हैं, जो 2 लिबिया में, चाहे इराक में, वो भी तेल की वजह से हुए हैं। तो पावर, नेचुरल गैस, तेल का खेल तो ऋतु जी पहले से ही चलता हुआ आया है। और 2025 और 26 में हम लोग कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि ये और चलने ही वाला है। इसमें जब ऋतु जी जब आप पाकिस्तान का डिस्कशन करती हैं, तो उसमें ये देखने के लिए लायक है, अगर आपको 2024 में याद हो जनवरी में, तो पाकिस्तान और ईरान के बीच में, दोनों के बीच में एयर स्ट्राइक हुई थी। जो पाकिस्तान और ईरान है, दोनों के बीच में 900 किलोमीटर लंबा एक बॉर्डर भी शेयर होता है, जहां पर इन लोगों ने ईरान में जितने भी बलूची लोग हैं उन पे पाकिस्तान ने अटैक किया था। पहले ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया था, फिर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी ईरान में। तो इनके बीच में हमेशा से वो तनाव रहा है। फिर बट सब चीजें ठीक हो गई, क्योंकि वहां भी तेल का खेल इन्वॉल्व था, अगर आप देखें तो। क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा ट्रेड सरप्लस में है ईरान के साथ, बहुत ज्यादा चीजें आयात करता है ईरान से, मतलब इंपोर्ट करता है ईरान से, और उसमें से सबसे मेजोरिटी है तेल। तो वो नाराज तो नहीं कर सकता है, बट एट द सेम टाइम वो यूएस को नाराज नहीं कर सकता है। उसका सबसे, जो अभी तक ईरान का सबसे बड़ा क्रिटिक है अरब वर्ल्ड में, सऊदी अरेबिया, उसके साथ पिछले साल जाके पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ डील कर ली कि आप पे कोई अटैक करेगा तो हमारे ऊपर अटैक माना जाएगा। तो पाकिस्तान का ऋतु जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी वो इधर है, कभी वो इधर है। और जो आपने बोला उनके फील्ड मार्शल मुनीर जी, अगर आप देखें तो उनके जो फील्ड मार्शल है वो अपने ही गेम में अब फंस गए हैं, अपनी ही वो मकड़ जाल में फंस चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा वो इधर जाए या उधर जाए। दिक्कत तब आती है ना जब सेलिंग मोड ऑन कर देता है कोई देश। अभी तो पाकिस्तान के कंडीशन में यही देखते हैं कि वो सेलिंग मोड ऑन कर चुके हैं, चाहे वो बेचे अपने ग्वादर पोर्ट को चाइना को, या बेचे पासनी पोर्ट को अमेरिका को। इस्लामाबाद में तो बाकायदे एक सांप्रदायिक हॉल के नाम पर उन्होंने एक पूरा बिल्डिंग, एक पूरा सेटअप ही बना दिया है, जिसमें इनके आतंकी जो है वो आराम से रहते हैं, वीआईपी फैसिलिटीज के बीच में रहते हैं, और इसे वो नाम
कम्युनिटी सेंटर का देते हैं। ये बाकायदे इनके जो काजा ट्रेनिंग सेंटर से 5 किलोमीटर दूरी के पर इनका कम्युनिटी सेंटर है। ये तो इनकी आज की सच्चाई है। इस पर करेंगे हम चर्चा। यूके देवनाथ सर, हम कहते हैं ना कि दुनिया एक इमरजेंसी वाला SOS बटन जो है वो दबा चुकी है। अब ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अलग अलग वॉर फ्रंट्स, जिसमें रशिया यूक्रेन आ जाता है, जिसमें अमेरिका के अपने इरादे, अपने मंसूबे आ जाते हैं, चाहे वो वेनेजुएला को लेकर हो, क्यूबा को लेकर हो, मैक्सिको को लेकर हो, और अभी ताज़ा हालिया स्थिति में ईरान को लेकर हो। तो ये जो हम देख रहे हैं कि इमरजेंसी SOS का बटन जो ऑन हुआ है, ये आपको क्या लगता है आने वाले समय में ओपन होगा? इस बटन की जरूरत है, नहीं है, या ये सॉर्टेबल है? रितु जी, इस वक्त दुनिया में कई जगह तनाव का माहौल है। रूस यूक्रेन का युद्ध जो है 4 साल से चल रहा है। हमास इजराइल का युद्ध जो कि हिजबुल्ला और हुती के साथ भी है, वो 2 साल से चल रहा है। ताइवान के ऊपर PLA एयरफोर्स के जहाज मंडरा रहे हैं। राइट। अभी जो खेल हम वेनेजुएला में देख चुके हैं, वो बहुत ही अद्भुत, आश्चर्यचकित करने वाला खेल हमने वेनेजुएला में देखा। और अब ईरान के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है US एयरफोर्स का, वो हम मिस नहीं कर सकते हैं। ईरान के अंदर आंतरिक गड़बड़ियां बहुत ज्यादा हैं, बहुत ही संवेदनशील स्थिति है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप यह आशा कर रहे हैं कि जो हजारों या लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी ईरान की सड़कों पर उतरे हैं, वो और ज्यादा सरकारी प्रॉपर्टीज पर आग लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप CIA और मोसाद से कह चुके हैं कि हम तो देख रहे हैं सर, अभी तो अगर हमास का आपने जिक्र यहाँ पे किया है, पहले तो इस्माइल हानिया, उसके बाद याह्या सिनवार, दोनों को जब दोनों की मरने की खबर सामने आती है, दोनों चीफ्स को लेकर की जानकारी मिलती है, उनकी मौत हो चुकी है। अब वो तो नया चीफ बना रहे हैं। मिडिल ईस्ट में पहले से ही संग्राम है, हमास पीछे नहीं हट रहा है। ईरान में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं आपसे जानने में इंटरेस्टेड ये हूँ कि ये जो फ्रंट्स खुल रहे हैं, ये अब अलग थलग की लड़ाई लड़ेंगे, या अब ये मुद्दा जो है एकल होकर के, एकीकृत होकर के, यूनाइटेड होकर के एक मुद्दे पर आएगा और दुनिया में 2 खेमे हम देखेंगे? ऐसा कुछ होने वाला है क्या? हाँ रितु जी, ये सारे जो युद्ध हैं, पहली चीज तो है सीमित रहेंगे अपने दायरे में। ओके। ऐसा संभावना कि ये सारे युद्ध आपस में जुड़कर इस तरफ उस तरफ, या हम कुछ चैनल्स में विश्व युद्ध की भी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के ज्यादातर जो देश हैं वो अब अमेरिका की छत्र छाया में चले गए हैं, अमेरिका की शरण में चले गए हैं, अमेरिका के चरण में चले गए हैं। दुनिया के बहुत कम देश ऐसे हैं, 4-5 देश ही ऐसे हैं जो कि अभी रूस के साथ हैं, और दुनिया के काफी सारे देश अभी भी हैं, दर्जनों देश जो चीन के साथ हैं। चीन के साथ दुनिया के काफी देश जो हैं वो ज्यादातर गरीब देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के या साउथ ईस्ट एशिया के। चीन के साथ दुनिया के देश इसलिए हैं क्योंकि चीन वहाँ बड़ी संख्या में निवेश करता है। तो ऐसे में क्या है, दुनिया अलग अलग खेमे में बट रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में इस वक्त चीन जो है बहुत तेजी से एक बड़ा इन्फ्लुएंसर बनता जा रहा है। जैसे अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान और काफ़ी हद तक मालदीव्स पर चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। क्या चीन रूस से आगे निकल गया है? शायद हाँ। रूस जो है पिछले 4 साल के युद्ध में काफ़ी थक गया है, उसकी युद्ध लड़ने की स्थिति कमज़ोर हो गई है। इंडस्ट्रीज जो हैं वो प्राय सब आम प्रोडक्शन बंद करके, यानी अब रूस के जो कारखाने हैं वो कूलर, फ्रिज और रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव नहीं बना रहे। रूस के सारे फैक्ट्रियां सिर्फ हथियार बना रही हैं या युद्ध को सपोर्ट करने की सामग्री बना रहे हैं। तो अमेरिका जो है इस वक्त इस मौके का फायदा उठा रहा है। उसको मालूम है ईरान एकमात्र देश है पश्चिम एशिया में, वो लोग मिडिल ईस्ट बोलते हैं, जो कि अमेरिका के खिलाफ अभी तक है। आखिरी विकेट इससे पहले सीरिया में गिर चुकी जब बशर अल असद को अमेरिका ने एक आतंकवादी अल शरा का इस्तेमाल करके बशर अल असद को रशिया में भगा दिया। ईरान जो है लास्ट विकेट खड़ा है और अमेरिका बहुत उम्मीद कर रहा है कि या तो अंदरूनी दबाव से आयतुल्लाह खुमैनी की सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा,
या शायद अगले 24 या 48 घंटे में यूएस एयरफोर्स की बमबारी करेंगे, जिसमें इजरायल भी मदद करेगा और ईरान में सत्ता पलट हो जाएगी। यूके जी। देवनाथ सर, अगर मैं उनका ट्विटर अकाउंट देखूं डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें से 10 में से 5 से 7 पोस्ट तो अमेरिका फर्स्ट को लेकर के होता है, अमेरिकन फर्स्ट रजीम को लेकर के होता है। उनकी सोच जो अमेरिका को वो प्रायोरिटी नंबर 1, सुप्रीम पावर नंबर 1 और सुपर पावर नंबर 1 के तौर पर पेश करना चाहता है, इसको लेकर होता है। अब मैं एक कोट भी कर दूं, उसमें सीधे सीधे जो उनकी भाषा है, ये पोस्ट उन्होंने किया नवंबर 26, 2025 को, और इसमें लिखा है कि सीधे सीधे आई एम आस्किंग ऑल द अमेरिका फर्स्ट पेट्रियट्स इन टेनेसी 7th कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट हु हैवंट वोटेड येट। अब ये देखिए, मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ, इस बात में दिलचस्पी मेरी है, अमेरिका को फर्स्ट आप रखिए, आप तमाम प्रयास करिए, लेकिन दुनिया को अगर आप एक क्वेश्चन मार्क में रखते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपको कौन से देश के साथ कॉम्पीट करना है, आप अपने नियमों को तार तार कर देते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं। वेनेजुएला से उनके राष्ट्रपति को होस्टाइल बनाकर न्यूयॉर्क ले जाते हैं, मारे लागो से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये जो क्रोनोलॉजी है पूरी, जो अगर कहा जाए टाइमलाइन है अमेरिकन हमलों को लेकर, हमने इससे पहले कई दफ़ा जिक्र किया है यूके देवनाथ सर, वो हमले किस जरिए से बढ़े हैं, जो हमलों का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता गया है। जो बाइडेन के एरा में और अब ट्रंप के एरा में वो दोगुने तिगुने हो चुके हैं। अब कुणाल सर से ज़रा मैं समझना चाहूँगी, कुणाल सर, ये अलग अलग रजीम में हम देखते हैं अमेरिकन फर्स्ट को लेकर के हम जो प्रयास है अमेरिका के देखते हैं, भारत भी रखता है, इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी हमेशा से रही है, लेकिन ये नहीं करते हम कि दूसरे देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़े या हम उनको प्रेशर दे करके अपने आप को आगे बढ़ाएं। हम तो एक डिप्लोमेटिक टर्म्स में इंटरनेशनल नियमों को साथ चलते हुए, लेकर के चलते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं ना, पर ये सुपर पावर क्यों नहीं समझता? ये बात आपने सही बताया है। डंडा जिसका है जमीन उसका है, ये तो हमने पहले से ही जाना है। जैसे आपने देखा होगा वेनेजुएला में यूनाइटेड नेशंस का 200 कंट्री में 190 कंट्री अमेरिका को गाली दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिया है, लेकिन अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अभी वन वे ट्रंप अभी वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बन गया है। तो ये तो दादागिरी सारी दुनिया में है। जैसे आपने पहले भी देखा होगा, चाइना तिब्बत ले लिया है। इंडिया जब 1947 में स्वाधीन हुआ था, उस टाइम चाइना के साथ इंडिया का कोई बॉर्डर नहीं था, लेकिन अभी 4000 किलोमीटर तिब्बत का है। सो सारी दुनिया में किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया चाइना क्यों तिब्बत ले लिया है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, ताकत जिसका है, आर्मी जिसका ज्यादा है, स्ट्रांग है, उसका तो सभी ने सलाम करेगा। लेकिन इंडिया में ये चीज है, इंडिया इज ऑल्सो नाउ वेरी स्ट्रांग इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली, इसीलिए ऑलरेडी 50% हमारा, और यही वजह है कि इंडिया जैसे भी बूस्टअप लेता है, या इंडिया किसी भी चीज में, किसी भी पैनल पर या किसी प्लेटफॉर्म में अव्वल आता है, तो इससे दिक्कत सबसे पहले अमेरिका को होती है। टैरिफ लगाना शुरू कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और मलिका जी से मैं समझना चाहूंगी, हिपोक्रेसी को लेकर के हम कई दफा बात कर चुके हैं अमेरिका के। रुमाल रख दीजिए उनके ऑयल रिजर्वायर्स पर वेनेजुएला को कैप्चर करने के लिए। ये जो कहा जाता है ना, पहले एक बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझा जाता है कि आप बस में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, अपनी सीट के लिए एक रुमाल रख दीजिए, वो आपकी सीट हो गई। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इसी नीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, चाहे ऑयल रिजर्वायर्स हो, ईरान की तस्वीर हो, न्यूक्लियर वेपन्स को हथियाना हो, किसी भी देश को घुटनों पर लाना हो, वो यही पॉलिसी अपना रहे हैं। रुमाल रखिए और वो अपना। रितु जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है, जिसमें आर्टिकल 2 और 42 के अकॉर्डिंग आप किसी भी सॉवरेन कंट्री में पहले तो ऐसे अटैक नहीं कर सकते, और अगर आपको करना है तो आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमिशन चाहिए। बट अमेरिका ने तो वो सही समझा ही नहीं, सीधे जाके वेनेजुएला में गए और प्रेसिडेंट के अलावा उनकी वाइफ को भी लिया है। मतलब आप देखिए, एक वीकलिंग जो है उनको भी आप लेकर आ रहे हैं। मतलब आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं वहां के दोनों को? और उनकी पेशी, एक सॉवरेन कंट्री के पेशी आप कहाँ कर रहे हैं? आप अपने कोर्ट में कर रहे हैं, अमेरिकी कोर्ट में कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबिलिटी है? तो रितु जी, अभी हमने कुछ दिनों से देखा है कि ट्रंप
का खेल जो है वो ये है कि माय वे और हाईवे वाला हो चुका है। माय वे और ट्रम्प वे, आई वुड रादर से, रितु जी। राइट। तो उसमें क्या हो रहा है कि अभी जैसे ग्रीनलैंड में उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं नहीं जानता हूं उनके प्राइम मिनिस्टर कौन है, हाँ। क्योंकि ग्रीनलैंड की क्लोजनेस अगर प्रोक्सिमिटी देखा जाए तो यूएस से ज्योग्राफिकली ज्यादा है, बट ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि भाई हम डेनमार्क के साथ जाना चाहते हैं, कहीं भी चॉइस मिले तो हम डेनमार्क के साथ जाना चाहते हैं। जैसे ही ट्रम्प ने ये सुना तो उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया, कौन है उनका प्राइम मिनिस्टर, हम तो किसी को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें, कोलंबिया जो उनका कोल्ड वॉर से साथ ही रहा करता था, उनके ऊपर वो नारकोटिक्स के उसमें अटैक करना चाहते हैं, क्यूबा के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, इंडिया को थ्रेट दिया है कि भाई हम आप पर टैरिफ लगाना चाहते हैं। भाई आप इंडिया में कितने भी टैरिफ लगा लीजिए रितु जी, पिछले नवंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है कि हमने रिकॉर्डेड तेल खरीदा है पहले तो रशिया से, और हमारे साथ अमेरिका में भी और हमने तो ये रिकॉर्डेड उनके पॉलिसी, साथ हमने हमारा तो ये ट्रेड भी नीति हुआ है। बहुत क्लियर रखी है मल्लिका जी। हमने तो कहा है हमें जहां से फायदा होगा, हमें जिस जरिए से प्रॉफिट होगा, हम उधर से खरीदेंगे, वहां से इंपोर्ट करेंगे। देखो If रितु जी, it's और हमारे Russia, प्रधानमंत्री ये क्लियर भी रहे हैं। आप देखिए, जो उनका हमारी जो पॉपुलेशन, जो हमारी सिटीजन्स को जो फायदा देगा, भाई जब हमें तेल सस्ता वहां से मिल रहा है तो हम क्यों नहीं लेंगे। हम एक सॉवरेन ऑटोनोमिक कंट्री है, तो रितु जी हमने कभी भी उस चीज को माना नहीं है, अगर आप देखिए। एक और चीज मैं इंडिया ने और इसमें अपने समझना ट्रेड चाहूंगी, डाइवर्सिफाई भी किए इस हैं। चीज में अब जरा ब्रीफन करवाती हूँ मैं आपसे। ये जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो ये जानने में इंटरेस्टेड है कि ईरान की स्थिति में अमेरिकन फोर्सेस का दम कितना चल पाएगा, क्योंकि आपने वेनेजुएला पर कर लिया जो करना था आपको, आपने मादुरो के साथ कर लिया, उन्हें होस्टाइल बना लिया, उनकी पत्नी को आप ले गए, आपने इंटरनेशनल कानूनों का धता बना करके सीधे सीधे आपने अपना एक्शन लिया। पर अयातुल्ला अली खामिनेई जो कि ईरान में रहबर के रूप में है, ईरान में सर्वोच्च नेता के रूप में है, और ऐसा नहीं है जो प्रदर्शनकारी अगर सड़कों पर है, ऐसा नहीं है कि उन प्रदर्शनकारियों की तरह अब खामिनेई के सपोर्टर्स कम हो गए। खामिनेई के सपोर्टर्स भी एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो खामिनेई को सत्ता में लाए हैं, और खामिनेई को शैडो डाउन करना या खामिनेई को उस गद्दी से हटाना इतना आसान अमेरिका के लिए भी नहीं होगा। क्या, ये मेरा सवाल आपसे मल्लिका जी इसलिए क्योंकि ये कहा जाता है जिस तरीके से प्रेशर उन्होंने मादुरो पर बनाया, छोटे छोटे देशों को लेकर के तस्वीर बताई कि क्यूबा को हम टारगेट करेंगे, हम मैक्सिको को टारगेट करेंगे, नार्को टेररिज्म का हवाला दिया, क्या उस इंटेंसिटी के साथ, उस डेप्थ के साथ खामिनेई के साथ कुछ कर सकते हैं वो? नहीं रितु जी, बहुत मुश्किल होने वाला है। पहले भी देखिए, जो ईरान में हो रहा है, एक्चुअली ट्रम्प उसका फायदा भी उठा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है। जब 1979 में अगर आप देखें तो जो एक यूएसडी था वो 70 रियाल के बराबर था, बट आज वही एक यूएस जो डॉलर है वो 1.7 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर हो चुका है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर बहुत ज्यादा है। वहां का जो एक नॉर्मल कुकिंग ऑयल है रितु जी, आपके दर्शकों के साथ ही साझा करना चाहूंगी, वो 133% अब ज्यादा महंगा हो गया है। तो महंगाई वहां पर बहुत बढ़ गई है, इसलिए लोग सड़क पर आ गए हैं। बट खामिनी के एट द सेम टाइम आप देखिए, उसकी जो स्टेट न्यूज है तो उसमें आप देखिएगा कि 150 से ज्यादा लोग जो उनके आर्मी पर्सनल्स मारे गए हैं इस प्रोटेस्ट में पिछले कई दिनों में, तो उनका जनाजा जब निकला है तो आप खामिनी के सपोर्टर्स को देखेंगे। और खामिनी के जो अभी रिसेंट, कल मैं इंटरव्यू देख रही थी, जो उनके विदेश मंत्री हैं उनका इंटरव्यू ये आया है, अब वो एक एक ही बात कर रहे हैं। अब वो पूरे लोगों को, अपने प्रोटेस्टर्स को ये बोल रहे हैं कि अब हमारे अंदरूनी उसमें क्या कहते हैं, वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं अब नैरेटिव। अगर देखा जाए, वो बोल रहे हैं कि अब हम अमेरिका के खिलाफ हमें साथ होना है, अमेरिका के खिलाफ हमें आना है, अमेरिका हमें बंटवारा करना चाहता है हम लोगों का। अब वो इकोनॉमी से आप देखिए, जो इनके जितने भी लोग हैं वो अमेरिका के उसमें यूनाइट करने के लिए बोल रहे हैं। और ऋतु जी, एक और चीज अमेरिका के लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आप देखिए करीब करीब जो आईजीआरसी है, एक तो मिलिट्री ईरान के पास है ही है, जिसमें 5 लाख इनके फुट सोल्जर्स हैं, बट अगर आप वैसे देखें तो इनकी एक रॉयल मिलिट्री भी है, जिसको बोले, जिसका काम जो करीब करीब आईजीआरसी 2 लाख संख्या है, जिसमें जो ट्रेंड है सिर्फ रिजीम को सपोर्ट करने के लिए। उनको अपनी कंट्री से कोई मतलब नहीं है, उनको खामिनी, रिजीम कौन है, खामिनी है। जो 2 लाख है वो पर्सनल सिर्फ खामिनी के लिए ही है। तो ऋतु जी, बहुत आसान नहीं होने वाला है।
ट्रम्प के लिए यहाँ पर अगेंस्ट जाना, बातें बोलनी अलग है उनका। आप डायलॉग देखिए ट्रम्प का 2-3 दिन पहले का, तो उसमें वो बोल रहे हैं कि ईरान वाले आ रहे हैं हमारे पास, मुझसे मांग रहे हैं नेगोशिएट करने के लिए, बट ईरान का उसमें रिटालिएट आप जवाब भी देखिए कि ये एक वे नहीं होना चाहिए, ये ट्रम्प वे नहीं ठीक है होगा भाई, मलिका जी, प्रिपेयर्ड इसको है हम वॉर के समझेंगे, लिए। इसको हम जानेंगे, लेकिन मैं कुणाल सर से एक चीज़ जानने में इंटरेस्टेड हूँ। ट्रम्प इतने बड़बोले हैं क्यों? अब उन्हें सत्ता सौंपी गई है सुप्रीम पावर की, वो हैं सुपर पावर, पूरी दुनिया मानती है, लेकिन जो उनके कदम है, अब मैं कुछ यहाँ पर जो कंट्रोवर्शियल्स उनके साथ जुड़ते हैं स्टेप्स, उनका जिक्र करना चाहूँगी। चाहे वो ट्रेड वॉर को लेकर के हो, escalated trade wars, refused to rule out at recession as stocks tumbled. Third, ये जो उन्होंने फैसला लिया, took a shot at the EU, threatening alcohol tariffs. अब चौथा डिसीजन देखिए, extended an olive branch at Canadian Premier. अब इसके साथ साथ healed a peace talks with Ukraine and Russia, उसमें भी उनको जाकर के अपने पैर रखने हैं। न जाने वो कर क्या लेंगे यूक्रेन रशिया वॉर में, जहां पर उनकी चल नहीं पा रही है, उनकी दाल गल नहीं रही है। लिफ्टेड सस्पेंशन इन एड टू यूक्रेन, अब साथ साथ कैंसिल बिलियंस ऑफ वर्थ ऑफ क्लाइमेट ग्रांट्स। कुणाल सर, मूव टू डिपोर्ट अ परमानेंट लीगल यूएस रेजिडेंट, ये तो मैंने कुछ 8-10 गिनवाए हैं, ऐसे हजारों कदम है, और ये तो 14 कहा जा रहा है 14 दिनों में शुरुआत हुई है अभी साल की, न्यू ईयर के बाद से जो उनके फैसले हैं उनको मैंने गिनवाया है। इससे पहले जब से उन्होंने सत्ता संभाली तब से वो ऐसे ही फैसले ले रहे हैं। अब उनको कोई जाकर के समझाए कि अमेरिका को संभाल रहे हैं, कोई छोटा मोटा देश है नहीं, सुपर पावर अगर है होने के बाद बनाना दिखाना इतना जरूरी नहीं होता है। अपनी आइडियोलॉजी को या अपने हैसियत को हर दफा प्रूव करने की जरूरत उन्हें क्यों पड़ती है? देखिए, ट्रम्प का ये लास्ट 10 ईयर है, वो सबको मालूम है, ट्रम्प को भी मालूम है, वो दिस इज हिज सेकंड 10 ईयर और वो प्रेसिडेंट नहीं हो पाएंगे, तो वो एक मतलब स्टेप छोड़ के जाना चाहता है। जे अमेरिका का वन ऑफ द रशमोर में जैसे 4 प्रेसिडेंट का माउंटेन काट के फोटो लगाया हुआ है, वैसे कोई हो पाए क्या नहीं, ऐसे एक इमोर्टल उनका इमेज बनाने का चक्कर में है। पहले तो सोचा था जे नोबेल प्राइज मिलेगा, नोबेल प्राइज मिला नहीं और मिलने का चांसेस भी नहीं है, और अभी सोच रहा है जे पावरफुल अमेरिका होने के लिए उसको कुछ करके जाना चाहिए, तो इसीलिए ऑयल सऊदी अरेबिया के साथ जो 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, कड़ी आपने जोड़ी है, मैं आप ही सब जानती हूँ, तो क्या अब ये कहा जाए कि ट्रम्प wants to be किम जोंग पार्ट 2, अगर उस नजरिए से ना भी देखें, एक तानाशाह के रूप में खुद को बनाना, वो ऐसा पिक्चर क्यों डिपिक्ट करना चाहते हैं? नो चाहता है जे अमेरिका इज सुप्रीम एंड यूनिपोलर सिस्टम है, वो बाकी कोई कंट्री है नहीं, सो एवरीबडी हैज टू फॉलो अमेरिकन सुप्रीमेसी, तो इसीलिए वो सारी दुनिया में ताकत फैला रहा है। चाइना ने अभी स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, चाइना ने जब बोला है कि ईरान के साथ तुम्हारा तारीफ बढ़ाया जाएगा, तो चाइना ने बिल्कुल बेकसूर खलास कर दिया उसको, बोला है कि वी आर नॉट बॉदर्ड, वी आर ओनली इंटरेस्टेड अबाउट चाइनीज इंटरेस्ट एंड चाइना का इंटरेस्ट हमें सबसे पहले देखना है, ओनली एंड ओनली इन बिजनेस। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क नहीं पड़ता इसके रेपरकशंस क्या होंगे, अमेरिकन उनके अगेंस्ट जाएंगे, ममदानी उनके अगेंस्ट ऑलरेडी हैं। अब हम देखते हैं इस तस्वीर को वो बनाने में जरा भी हिचकिचाते भी नहीं है, उन्हें इस बात का कहा जाए तो एक रियलाइजेशन भी नहीं है कि वो जो कहते हैं, वो जो कर रहे हैं, वो एक तस्वीर ऐसी पेश करे जैसा मैंने जिक्र पहले किया, किम जोंग उन की तरह बेशक से उस तरीके की तानाशाही ना करे, लेकिन ये दूसरे टर्म्स में ये भी मेंटल साइकोलॉजिकल कहा जाए तो डिक्टेटर होने का जरिया दिखाता है। यूके देवनाथ सर, मुझे ये समझाइएगा, ये डिस्कशन बहुत अब आगे चली गई, अब डिस्कशन इस कदम पर आ गई है कि अब दुनिया ये चर्चा कर रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 होती है, 2 हिस्सों में दुनिया बंटती है, ये सब विजुअलाइज तौर पर अगर मैं कहूँ, दुनिया 2 हिस्सों में बंटती है, एक तरफ अमेरिका होगा और दूसरी तरफ क्या हम देखेंगे, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, इसके अलावा रशिया, इसके अलावा वेनेजुएला, सारी ताकतों से तो पंगा मोल ले लिया है अमेरिका ने, सबको ही ठगा है।
ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। रितु जी, इस वक्त दुनिया में बहुत ही उहापोह की स्थिति बनी हुई है। शायद वास्तव स्थिति ऐसी है कि चीन को छोड़ के कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि अमेरिका के साथ आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। रूस भी बहुत कमजोर हो गया है आर्थिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान अमेरिका के शरण में है। भारत का व्यापार अमेरिका के साथ इतना ज्यादा है कि हम हमारे वाणिज्य हितों को पहले साध कर रखना चाहते हैं। राइट। तो हमारा विदेश मंत्रालय फूंक फूंक के कदम रख रहा है, और अभी हमारा भारत का 100% ध्यान जो है वो जो दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय ट्रेड वार्तालाप हो रही हैं कि व्यापार वाणिज्य में टैरिफ को कैसे कम किया कहते हैं जाए। कि इंडिया इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर बिजनेस। अमेरिकन एम्बेसडर्स आते हैं भारत में जब तमाम प्लेटफॉर्म्स पे एड्रेस करने के लिए, वो कहते हैं कि इंडिया इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट वांटेड फॉर द बिजनेस क्लास पीपल इन अमेरिका। रितु जी, इंडिया उनकी प्रायोरिटी क्यों है ये समझना पड़ेगा। 140 करोड़ लोग हैं मैकडोनल्ड का बर्गर खाने के लिए, 140 करोड़ लोग हैं कोका कोला पीने के लिए। तो अमेरिका जब कहता है कि भारत के साथ बिजनेस व्यापार बढ़ाना चाहता है, बेसिकली वो इंडिया के ह्यूज कंज्यूमर बेस को अपना मार्केट बनाना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, चीन का मैं आपको बता दूं, चीन अमेरिका से आंखों में आंख डाल के बात करता है। चीन के ऊपर इतना टैरिफ लगाया, चीन ने क्या किया, अपना व्यापार साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ा दिया, अफ्रीका में बढ़ा दिया, लैटिन अमेरिका में बढ़ा दिया, यूरोप में बढ़ा दिया। इस साल चीन का ट्रेड सरप्लस 1.2 ट्रिलियन डॉलर है। ये डराने वाला एक भयंकर गणित है। मैं दर्शकों को बता दूं, तुलना के लिए, भारत की टोटल जीडीपी 4 बिलियन डॉलर है। यानी हमारी टोटल जीडीपी जितना है उसका 1/4, 1.2 ट्रिलियन डॉलर चीन का ट्रेड सरप्लस है दुनिया में इस वक्त। तो चीन अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। भारत को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। हमारे को अपना एक्सपोर्ट बनाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट हम अभी मैं पाकिस्तान के सवाल पर आपसे जानूंगी। ये जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है कि अपना स्टैंड क्लियर रखना, चाइना को लेकर आपने बताया, आपने रशिया को लेकर के बताया, मैं पाकिस्तान पर आऊंगी। लेकिन पहले पाकिस्तान, क्योंकि कंगालिस्तान है, उस पर ज़्यादा चर्चा मैं करना नहीं चाहती, वो स्टैंड कर भी क्लियर करेगा नहीं। और मलिका जी, आप मुझे इस पर ज़रा ब्रीफिंग कीजिएगा। ये हम जब भी पूछते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया तो किया क्यों, जवाब आता है कि ऑयल रिजर्वायर्स चाहिए था। बट मैं कहती हूँ नहीं, ये हुआ था पेट्रो डॉलर रिलेशंस को लेकर के। ऑयल रिजर्वायर इज वन ऑफ द पार्ट, बट ये पूरा पार्ट नहीं है। अमेरिका परेशान था, पेट्रो डॉलर जो तस्वीर उसने पेश की थी, जो उसने एक कहा जाए अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाई थी 1974 में, उसके बाद पेट्रो डॉलर रिलेशंस जो है दुनिया के अलग अलग खेमों में, अलग अलग देशों के साथ, उसकी स्थिति कमजोर पड़ने लग गई। अब स्थिति यह है कि अब पेट्रो डॉलर रिलेशंस को जिसने नहीं माना, जो उसको उसके खिलाफ गया, उस पर प्रेशर क्रिएट किया है। अब आप क्रूड ऑयल के लिए करेंगे, व्यापार करेंगे तो डॉलर के परिप्रेक्ष्य में करेंगे, डॉलर को मजबूती देंगे। ये तो नहीं होगा ना। अब अपना देश का भला भी तो चाहेगा ना व्यक्ति। रितु जी, बिल्कुल आपने एक ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसमें मैं आपके दर्शकों को एक चीज और बताना चाहूंगी। हिस्टोरिकली अगर देखें तो पेट्रो डॉलर बेसिकली मींस कि हम ट्रेड डॉलर्स में करेंगे। प्राइसिंग जो ऑयल की है वो डॉलर्स में होगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, अगर आप देखें तो इराक वॉर को देखिए, आप लिबिया को देखिए, 2003 और 2011 में वो वॉर क्यों हुई, जब इराक में उन्होंने डिसाइड किया कि हम डॉलर पे नहीं, हम यूरोज में ट्रेड करेंगे। तो अमेरिका ने अटैक कर दिया इराक के ऊपर। जब लिबिया ने डिसाइड किया कि जो गोल्ड बैक्ड अफ्रीकन करेंसी है हम उसको अपनाएंगे और डॉलर्स को नहीं अपनाएंगे, तो अमेरिका ने क्या किया, उस पर अटैक कर दिया।
अमेरिका अटैक तो कर देता है, बट आप लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखिए। अभी अभी इराक से ऋतु जी तेल कौन निकाल रहा है? 10 साल अमेरिका वहां रहा, मैनेज नहीं कर पाया सिचुएशन, जो अमेरिका की आदत है कि मैनेज नहीं कर पाते हैं, फिर वहां से कन्वीनियंटली अपने हाथ झाड़ के निकल जाते हैं। अभी उससे तेल कौन पंप कर रहा है ऋतु जी? अभी रिसेंटली रिपोर्ट दिखाती है कि वहां से चाइना तेल ले रहा है Right. इराक से। तो ये हमेशा क्या है कि मैंने वही बोला कि ये वैसे ट्रम्प का माई वे हाईवे नहीं है, ये अमेरिका का हमेशा से ही ऐसा रहा है। तो माई जैसे ही हाईवे ये तो वो अपना इस गणित को ना एक्सेप्ट कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया करे ना करे, अब मैं इसी जरिए से आगे बढ़ूंगा। लेकिन मैं अगर टॉप 5 जो कंट्रीज है जो ऑयल रिजर्वायर्स में और इस पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट को 1974 को मैं कोट करूं, जो अभी तक तस्वीर आई थी, उसमें टॉप 5 जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होती हैं वो ये होती हैं यूएई इसमें आ जाता है, उसमें रशिया आ जाता है, उसमें खुद लिबिया आ जाता है, इराक आ जाता है, अब वेनेजुएला टॉप लिस्ट में था। तो किया तो सभी देशों के साथ अमेरिका ने वही है। इराक के साथ चल नहीं पाई, इराक पर हमला, लिबिया के साथ चल नहीं पाई, उसके ऊपर हमला, वेनेजुएला के बिल्कुल। साथ नहीं चल पाई, वेनेजुएला के मादुरो को ले गए। अब हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा इनसिक्योर, इतना ज़्यादा कहा जाए तो डरा सहमा जैसा वो प्रेजेंट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप खुद को, एक ऐसे कैरेक्टर, एक ऐसे छवि के व्यक्ति के तौर पर पेश करते हैं कि वो एक हाउडी इमेज के साथ आए, लेकिन वो दुनिया देख पा रही है कि वो हाउडी कहीं से नहीं है, वो एक डरे सहमे, एक इनसिक्योर व्यक्ति है। बिल्कुल ऋतु जी, और ये सीरीज जैसे आप अभी सर ने भी बता रहे थे, कर्नल कुणाल सर भी इस चीज में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे उन्होंने नोबेल पीस प्राइज में अपना नाम करा, और बार बार वो अपना नाम करते हैं। अभी फीफा वाले में आपने खुद देखा, उन्होंने खुद ही को ही मेडल पहना दिया। तो ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो मुझे लगता है वो इतना ज्यादा इनसिक्योर हैं अपने आप को लेके, अपने वो नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर्स जो होते हैं ना ऋतु जी, वो बहुत ज्यादा हैं। Right. एक तरफ वो बोलते हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर सबसे बढ़िया हैं, ही इज अ वेरी नाइस मैन, मोदी इज अ वेरी नाइस मैन, और दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि मतलब इंडिया रशिया से ज्यादा, जैसे उन्होंने देखा इंडिया रशिया चाइना की तस्वीर तो हक पका गए, तो वो ट्विटर में ट्वीट करने लग जाते हैं। ऋतु जी, मैंने तो आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा। ट्विटर को डिस्कस करेंगे ना डोनाल्ड ट्रंप के, तो वो एक बहुत कहा जाए बहुत एक लंबी फन कहानी क्रिएट हो है। जाएगा। उनका ट्विटर अकाउंट तो ऐसा लगता है कि वो बस उठते हैं और उस पर कुछ भी जो मनगढ़ंत चीजें हैं वो डाल देते हैं, एक बार सोचते भी नहीं है। अब कुणाल सर, ये मुझे बताइएगा, हम जिस चीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा। अभी ईरान ने अर्मेनिया, जैसे अमेरिका ने कहा था कि अर्मेनिया का रास्ता लीजिए, टर्की का रास्ता लीजिए, सारे जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं वो वापस अमेरिका आ जाएं, वहाँ पर कभी भी ऐसी तस्वीर आ सकती है। तो खामिनेई तो चुप नहीं रहेंगे ना, खामिनेई को पता नहीं चल पा रहा है क्या? खामिनेई भी तो वहाँ पर अलर्ट हैं, वो भी एक ऐसा फोर्स है। खामिनेई अगर वो अपने ऊपर आ जाए, वो फिर अमेरिका को भी नहीं छोड़ेंगे। और ये कई दफ़ा हमने देखा है कंपटीशन में, अगर अमेरिका वर्सेस ईरान होगा तो कहीं से भी शट डाउन खामिनेई को और ट्रंप नहीं कर पाएंगे। वो ऐसे वक्ता है कि ऐसे सर्वोच्च लीडर है। आपने देखा होगा और हमने काफी बार डिस्कशन किया है, इवन इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो अमेरिका था नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक भी बम गिरा नहीं है, सिर्फ पर्ल हार्बर में बहुत दूर में कुछ बम गिरा था। सो अमेरिका में कोई आदमी, कोई कंट्री एक्चुअल मेनलैंड अमेरिका में बम नहीं गिराया। तो इसीलिए जो अटैक हुआ है, इराक ने, लीबिया ने कुछ कोशिश किया, और ईरान ने अभी बोला है जो नेबरिंग कंट्रीज में जहां पे अमेरिकन बेस है वहां पे अटैक कर सकता है, बिकॉज ईरान का पास उतना क्षमता नहीं है जो मेनलैंड अमेरिका में अटैक हो। सो इसीलिए वो बोला है। ज्योग्राफिकली भी बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है, ज्योग्राफिकली भी देखें तो अमेरिका कहाँ है, ईरान कहाँ है। सो इसीलिए पाकिस्तान इज ऑल्सो, वो अटैक करेगा तो पाकिस्तान बेस में करेगा ईरान, क्योंकि नजदीक है। सिमिलरली वो वेरेवर इज पूरा 22 डिफरेंट अमेरिकन बेसेस है मिडिल ईस्ट में, तो वहां पे अटैक कर सकता है। तो एंड अमेरिका ऑलरेडी बोला है ऑल अमेरिकन सिटीजन शुड लीव एंड गो बैक टू यूएसए और समथिंग लाइक दैट। So America is not worried about ईरान का repercussions. तो ये एक पॉइंट है।
और सारे देश 27 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकन का कंजम्पशन है, Right. तो उसमें हमारा सम कुछ बिलियन डॉलर है। मतलब बड़ा नेग्लिजिबल हमारे इंडिया के ऊपर है। सो इंडिया कैन नॉट, वो बासमती राइस का एक चल रहा था, मैं सुना अभी पढ़ा था 2000 टन इराक में 2000 टन बासमती राइस पड़ा हुआ है, बिकॉज ईरान कैन नॉट पे बैक द मनी टू इंडियन एक्सपोर्टर्स। Okay. सो वो एक है, प्लस ईरान में पर हम रशिया को भेजते हैं सोना ड्राई दे रहा फ्रूट। है, रशिया को सोना भी तो दे रहा है ना। रशिया को वहां पे आर्टिलरीज देने के लिए, आर्म्स प्रोवाइड करने के लिए सोना भी तो दे रहा है, तो वापस दे दे, एक्सपोर्टर्स को पैसा दे दे, इंडियन नहीं, एक्सपोर्टर्स को दे दे वो ईरान का सिक्योरिटी मनी इज ट्रांसफरिंग टू रशिया। रशियन का IL-76 एयरक्राफ्ट में सोना लेके हमने एक हफ्ता पहले सुना था, बिकॉज खोमेनी इज लाइकली टू मूव इफ अटैक कम्स फ्रॉम अमेरिका, ठीक। देन खोमेनी इज लाइकली टू शिफ्ट टू रशिया। तो इसीलिए ओके यूके देवनाथ सर, अब बात करते हैं उस देश की जिसको ना तो अपने देश का पता है, ना अपने देश के हितों का पता है, ना अपनी जनता का पता है। आप समझ गए होंगे, मुझे लग रहा है आप मुस्कुरा रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में मैं बात कर रही हूँ। पाकिस्तान के लिए तो अब ऐसी सिचुएशन है कि वो चुप बैठा है, देख रहा है सब क्या कर रहे हैं, कौन से देश किस तरीके से इस पर रिएक्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को समझ में भी नहीं आ रहा होगा क्या करें, आगे चले तो कुआं, पीछे चले तो खाई। ईरान का सपोर्ट करे तो अमेरिका से मार पड़ेगी, अमेरिका का सपोर्ट करें तो ईरान पर की तस्वीर कैसे आएगी, खामेनेई नहीं छोड़ेंगे। अब चाइना का सपोर्ट करे तो अमेरिका नहीं छोड़ेगा, रशिया का सपोर्ट करे तो अमेरिका नहीं छोड़ेगा, और रशिया और चाइना का करे तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप तो है ही अभी सुप्रीम पावर में, अमेरिका फर्स्ट की नीति के साथ बढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज लेफ्ट विद पाकिस्तान नाउ? रितु जी, पाकिस्तान अपनी जो विदेश नीति है मुख्यतः अमेरिका ओरिएंटेड रखता है, चीन से ओरिएंटेड रखता है। जहां तक ईरान की बात है, पाकिस्तान अपने विदेश नीति को अमेरिका से जो दिक्कत आ रहे हैं उसकी तरफ अलाइन करके रखेगा। क्या पाकिस्तान अपनी जमीन का, अपने समुद्र का या अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल यूएस फोर्सेस को ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए परमिट करेगा? ये एकमात्र क्वेश्चन है जो अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है। पाकिस्तान में जो PMLN की सरकार है वो थोड़ा थरथरा के कांप रही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की आर्मी के दबाव में पाकिस्तान की सरकार ने ये अलाउ किया, यानी पाकिस्तान की जमीन, पानी या हवा का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ, तो पाकिस्तान की आवाम में बहुत ज्यादा आक्रोश हो जाएगा। पाकिस्तान के पास इतना सोचने का वक्त नहीं है, ना यूके देवनाथ सर दिमाग है, वो तो बिजी है अपने जैश के बहावलपुर में नए नए आतंकी कैंप्स बनाने के लिए, वो बिजी हैं। अभी वो जो 9 ठिकाने भारत ने नेस्तनाबूद किए थे पहलगाम आतंकी हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उन्हें रीबिल्ड करने में। अभी आर्मी चीफ बोल कर रहे थे, PC जब उन्होंने की थी ट्यूसडे को, उन्होंने कहा कि सीधे सीधे ऑपरेशन सिंदूर हमने खत्म नहीं किया है, ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल एक्टिव, हम चला रहे हैं, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और अगर ये सोचकर बैठे पाकिस्तानी कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, तो ये उनका कहा जाए तो ये सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी गलती होगी। 8 आतंकी बेसिस जो है अभी भी इंडिया ने डिटेक्ट किए हुए हैं, ऑलरेडी रेडार पर हैं वो। तो पाकिस्तान तो व्यस्त है सर, पाकिस्तान इज वेरी बिजी, उनके पास वक्त ही नहीं है इन चीजों को सोचने के लिए। प्लीज यूके देवनाथ, पाकिस्तान पे करेंगे कैसे? मोहम्मद और लश्कर मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं। हाँ भेजो यूके देवनाथ सर। तो देखिए, ये जो डिस्कशन है इसमें लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। ईरान अमेरिकन जो टेंशन्स है, इस पर तस्वीर किस तरीके से बन रही है, पूरी दुनिया जंग के मुहाने पर चली आई है। और उसके साथ साथ अब ये विजुअल्स जो सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये ख़ास तौर पर दर्शाती है कि इस वक्त सुगबुगाहट ईरान को लेकर के कैसी तस्वीर है। मालिका जी हमारे साथ कनेक्ट है। मालिका जी, जैसा मैंने जिक्र किया, पाकिस्तान तो वो देश है ना जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता डिप्लोमेसी क्या होती है,
उनके जो शहबाज शरीफ है वो 40-40 मिनट वेट करते हैं रशियन प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, पुतिन से मिलने के लिए, और वो वेट कराते रहते हैं। उसके बाद क्रैश लैंडिंग करके मीटिंग के बीच में घुस जाते हैं, वहाँ पर भी मुंह की खानी पड़ती है, मीटिंग्स में भी उनको नहीं सुनते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर में तो क्या ही सुनेंगे, और उनकी बात को कितना ही कंसिडर किया जाएगा ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल थिंग है। लेकिन अभी क्या करेगा पाकिस्तान, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तो जी देखिए, पाकिस्तान खुद ही बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली हिला हुआ है। वो आईएमएफ के दरवाजे पे बार बार कटोरा लेके जाता रहा है। आप अगर देखें तो पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें सबसे ज्यादा आईएमएफ के बेल आउट्स हैं आज के टाइम में। उसने जिस सऊदी अरेबिया के साथ पिछले साल डिफेंस की डील की है, उसे 18,000 करोड़ का उसका ऑलरेडी लोन चल रहा है। राइट। तो पाकिस्तान की जो विदेश नीति है रितु जी, अगर आप देखते रहे तो ये वैसी नीति है कि इधर भी चले जाओ उधर भी चले जाओ, ये हर एक नाव में पैर रखना चाहते हैं, और इस चक्कर में अभी बहुत जल्दी डूबने वाले हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली तो आप जाहिर वाले है नहीं है, डूब चुके हैं। इनकी नाव है वो ऑलरेडी डूब चुकी है मलिका जी। अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये चुप हो करके साइलेंटली इनके फील्ड मार्शल सोच रहे होंगे किसी बंकर में छुप कर कि करना क्या है। अमेरिका से भी मार पड़ेगी, ईरान से भी मार पड़ेगी, चाइना अलग मारेगा। बिल्कुल रितु जी, और देखते रहिए कि जैसे फील्ड मार्शल का हर एक 3-4 महीने में ये यूएस के ट्रिप्स लगाते हैं। आपकी इकोनॉमी जो हमारी स्टेट है, और ये मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि जो हमारी महाराष्ट्र की जो स्टेट है उससे भी कम तो इन लोगों की जीडीपी है। इकोनॉमिकली आप इतनी वीक हैं। बलूच लोग जो आपका पीओके है उसमें क्या कहते हैं, लोग आपसे खुश नहीं है, आए दिन सिविल अनरेस्ट होते रहता है। उसको ना देखे ये लोग क्या करते हैं, ये लोग यूएस जाते हैं, जब हम इन पे अटैक करते हैं तो ये 60 बार, और ये सब वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है रितु जी, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन भी। और इंडिया ने जो स्टैंड रखा है, जिसमें मैं अभी यहाँ पर कोट कर रही थी उपेंद्र द्विवेदी जो हमारे आर्मी चीफ है, उन्होंने सीधे सीधे कहा है अगर ये मंसूबा वो पाले बैठे हैं कि अगर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तस्वीर जो थी वो खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। वेट एंड वॉच देखिए, तस्वीर देखिए, और भारत अगर आप ड्रोन भेजेंगे ना, 4 भेजे, 5 भेजे, 10 भेजे, 100 भेजे, उन तमाम ड्रोन्स को उड़ाने की शक्ति भारत के पास है। हम सभी जो आपके आतंकी ठिकाने हैं उन बेसिस को डिटेक्ट कर चुके हैं। वो भी अब आने वाले दिनों में उनका क्या खामियाजा होगा वो पाकिस्तान देखेगा। बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त आप सभी ने दिया, कनेक्ट हुए और यहाँ पर इस एनालिसिस में, इस डिस्कशन में शामिल हुए। हालांकि ईरान को लेकर के जो तस्वीर है वहाँ पर क्या होगा आने वाले दिनों में ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है कि अब आर्मेनिया और टर्की के रास्ते होते हुए अब अमेरिका ने इसको लेकर एडवाइजरी दी है अपने सिटीजन्स को कि वो वापस चले आए, क्योंकि ईरान में आने वाले दिनों में स्थिति चिंताजनक हो सकती है।